हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? और आज तो वैसे भी आप सभी का टेस्ट है। आज तो मुझे अच्छे से पता चल जाएगा कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है और कैसे आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कितनी अभी और आपको तैयारी करनी है। इन सारे सवालों का जवाब आज मुझे इस टेस्ट पेपर के माध्यम से मिल जाएगा। और जो भी आपके आंसर होंगे आप सभी अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा, कोई किसी का नकल मत करिएगा। और जहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप वो पूछ भी लीजिएगा, हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लासेस डेली होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज क्लासेस है, 9:30 बजे आपकी क्लासेस डेली होती है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं ये सबसे कहूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें और देख सकें कि अभी उनकी तैयारी कितनी हुई है और कितना और उन्हें तैयारी करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और डिस्कस करते हैं आपके साथ। जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और आप सभी को आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करें। आप सभी से प्रश्न पूछा गया है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है या फिर संयुक्त वाक्य नहीं है। ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है, मुझे लगता है हर एक बच्चा कर ले जाएगा इस प्रश्न को। आप सभी को पता है कि आपसे रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर कभी भी वाक्य का भेद पूछा जाता है, रचना या फिर संरचना के आधार पर। ठीक है, तो आप कितने भेद बताते हैं वाक्य के? 3 भेद बताते हैं ना? हाँ बिल्कुल, 3 भेद बताते हैं ना। एक हमारा सरल वाक्य हो जाता है, दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है, तीसरा हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। और ये जो हमारा आज्ञार्थक वाक्य है ना बेटा, इसको हम लोग ये अर्थ के आधार पर बांटा गया है ना। यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा 8। जैसे ही आपको ऑप्शन में 8 दिखाई देगा, आपको तुरंत टिक करना है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जहां पे दिक्कत होगा, जहां पे कंफ्यूजन होगा बच्चा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। सेकंड प्रश्न है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ है? मतलब सुदामा जी के जो चावल थे उनका क्या अर्थ था? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ठीक है, वो क्या था? वो भाई सुदामा का जो चावल था वो क्या था? वो सामान्य तो था, किंतु वो कैसा था? वो प्रेम पूर्वक भेंट था। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट सुदामा के तंदुल का क्या होता है? अर्थ होता है। मतलब इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें पता चले कि कितना बच्चा कितना प्रश्न सही कर रहा है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। बताइए जल्दी से। कहते हैं ना खरी मजदूरी चोखा काम, मतलब क्या अर्थ होगा? ये तो आप सभी इसको अक्सर देखते हैं। आप इस मुहावरे का प्रयोग आपके गांव घर में भी किया जाता है कि भाई खरी मजदूरी चोखा काम, मतलब आप पूरी मजदूरी दीजिए तो अच्छा कार्य किया जाएगा। मतलब इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है या फिर उपयुक्त सभी विधि है? हिंदी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? अनुकरण, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला या फिर उपयुक्त सभी? बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा शिक्षण की अगर हम विधि की बात करें तो आपको पता है हिंदी भाषा शिक्षण की अनुकरण भी विधि है,
आगमन निगमन का भी प्रयोग किया जाता है। आगमन का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें हम पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम की तरफ बढ़ते हैं। नी से आपका निगमन होता है, नियम से फिर उदाहरण की तरफ बढ़ा जाता है। भाषा प्रयोगशाला का भी बिल्कुल प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा शिक्षण में, क्योंकि हम भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग कब करते हैं, भाषा को सुधारने के लिए करते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन भी सही है, बी भी ऑप्शन सही है, सी भी ऑप्शन सही है। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। सभी बच्चे भाई वीडियो को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज मुझे देखना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है हिंदी की। और ये हमने बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आपको अपनी तैयारी का भी अच्छे से आकलन हो जाएगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को घर में व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। सभी बच्चे बताएंगे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गृह कार्य जो हम आपको होमवर्क देते हैं या जो आपको स्कूल में होमवर्क मिलता था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था ना कि भाई जो हमने आपको पाठ पढ़ाया है उस पाठ को दोहराने का हम आपको क्या दें, अवसर दें। इसीलिए तो होमवर्क दिया जाता था, इसलिए थोड़ी ना दिया जाता था कि आपको व्यस्त रखा जाए। नहीं, आपका कौन सा, बिल्कुल सही, बी इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ ससर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। भाषा शिक्षण के उपागम क्या है। बहुत बढ़िया, यस यस। यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण के अगर हम उपागम की बात करें तो पाठ ससर्ग उपागम है ही। पाठ ससर्ग उपागम में क्या किया जाता है कि छात्रों को भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले हम उनसे पाठ को पढ़वाते हैं ना। जैसे आप सभी को याद होगा बचपन में क्या किया जाता है, सबको खड़ा करके हम उन्हें क्या करते हैं, पाठ को पढ़वाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पाठ को पढ़वाने के बाद हम उसका अर्थ समझाते हैं, और अर्थ समझाने के बाद हम उनसे क्या करते हैं, रचना शिक्षण करवाते हैं, मतलब उनसे चीजों को लिखवाते हैं। तो आपका भाषा शिक्षण के उपागम की बात करेंगे तो पाठ ससर्ग उपागम भी है और आपका रचना शिक्षण उपागम भी है, यानी कि आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। यस बेटा, यस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है। शब्द कोश का उपयोग, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। बताएं सभी लोग, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है। बहुत बढ़िया। यस, देखिए अगर हमें शब्द भंडार की बालक में वृद्धि करना है तो उनके शब्दकोश का भी हमें उपयोग करना है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देना है, शिक्षक द्वारा अच्छे नए शब्दों का भी प्रयोग करना है। इसलिए आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आप सभी वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा मैं आप सबसे कहूंगी आप सभी शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना, कि आप सभी वीडियो के जो भी आपके पास ग्रुप है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आप सभी शेयर करें उन्हें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें और उन्हें पता चल सके कि अभी उनकी तैयारी कितनी है और उन्हें कितना और मेहनत करना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बताइए। आपसे पूछा गया है कि आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है, 5 है, 2 है, 7 है या फिर 3 है। आगमन विधि के आप सभी रूप बताइए कितने होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने ये प्रश्न को कई बार करवाया भी है और मुझे नहीं लगता है कि आप सभी का ये जो प्रश्न है वो गलत होगा। गुड, इतना इजी सा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। यस, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आगमन विधि के रूप कितने होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 2 रूप होते हैं ना आगमन विधि के। कौन से कितने रूप होते हैं, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए वो 2 रूप कौन से होते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैंने लिखवाया भी है आगमन विधि के रूप के बारे में। देखते हैं कौन सही कर पाता है। यस,
बिल्कुल सही। और किसके अनुसार है ये भी आप सभी बताइएगा कि आगमन विधि का ये जो रूप है ये किसके अनुसार है। बहुत बढ़िया। आगमन विधि के दो दो रूपों का प्रयोग किया जाता है ना, और वो दो रूप कौन कौन से हैं। एक हमारा प्रयोग विधि है और एक हमारा सहसंबंध विधि है। ठीक है, एक कौन सा हो जाता है, एक प्रयोग विधि होता है। सभी लोग आंसर करिए भाई एकदम। और प्रयोग विधि होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा सहसंबंध विधि होता है। ठीक है, सहसंबंध विधि मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल में भी बताया है। और इनके बारे में सर्वप्रथम भेद किसने बताया था कि भाई आगमन विधि का दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मिल ने बताया था। किसने बताया था, मिल ने सबसे पहले बताया था। और प्रयोग विधि का जो प्रयोग किया जाता है ये विशेष रूप से व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए आगमन विधि के किस रूप का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, तो जो हमारा प्रयोग विधि होता है उसका प्रयोग जो होता है वो व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। और सहसंबंध विधि का अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रसंग में, ठीक है, जो आपका गद्य पद्य या जो प्रसंग होते हैं गद्य पद्य में, जैसे संबंध को बताने के लिए, जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं कविता पढ़ते हैं तो उनका क्या संबंध है, उनमें किस तरह के व्याकरण का प्रयोग किया गया है, क्या रूप है, उन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, कक्षा के अंदर किया जाता है, कक्षा के बाहर किया जाता है, ए अथवा बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। शिक्षण कौशल का उपयोग, बहुत बढ़िया। यस, देखिए शिक्षण कौशल का उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा के अंदर भी शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है और शिक्षण कक्षा के बाहर भी किया जाता है। यानी कि इसका कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, ये दोनों इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न बताइए, लिखित अभिव्यक्त का साधन नहीं है, पत्र लेखन नहीं है, निबंध लेखन नहीं है, वाद विवाद नहीं है, या फिर नाट्य लेखन नहीं है। बहुत इजी सा प्रश्न है ये आपका। हाँ, लिखित अभिव्यक्त का साधन नहीं है, आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखिए पत्र लेखन में भी लिखा हुआ है कि भाई लेखन लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है लिखित अभिव्यक्त है, निबंध में भी लिखित अभिव्यक्त का साधन है, नाट्य लेखन भी लिखित अभिव्यक्त का साधन है, लेकिन जो हमारा वाद विवाद है ये तो मौखिक अभिव्यक्त का साधन है ना। हाँ, बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। ये किसका साधन है, ये मौखिक अभिव्यक्त का क्या है, साधन है। यानी कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, बालक को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, अक्षर सिखाना, 12 कड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील मतलब क्रियाशील बनाना। बच्चों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सभी बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर बालकों को लिखना सिखाना है तो क्या आवश्यक है, सबसे पहले उनमें क्या करेंगे, आप उनको जिज्ञासा तो उत्पन्न करेंगे। उन्हें भैया पेन कॉपी से लेकर उनको रेखा खींचना तो वो सीखेंगे, अपना जो भी उनका मन करेगा उसमें वो जो कुछ भी रेखा खींचेंगे, मिटाएंगे, आम बनाएंगे, सेब बना, आप उनको बनाने दीजिए, तभी तो उनका जिज्ञासा उत्पन्न होगा। जब उनका जिज्ञासा ही नहीं रहेगा लिखने में, तो आप 12 कड़ी अक्षर लिखना कुछ भी करके सिखा दीजिए, उनको कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसमें। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना बालकों में लिखना सिखाने के लिए सबसे आवश्यक होता है। बहुत अच्छा भाई। अगला बताइए, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, समाचार पत्र को नहीं सम्मिलित किया जा सकता है, पत्रिकाओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, या फिर विद्यालय पत्रिकाओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रिंट मीडिया की बात कर रहा है कि क्या नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। यस, देखिए यहाँ पे समाचार पत्र भी आपका प्रिंट मीडिया है, पत्रिकाएं भी आपका प्रिंट मीडिया है, विद्यालय पत्रिकाएं भी आपका प्रिंट मीडिया है, लेकिन पाठ्य पुस्तक जो है ये तो विषय वस्तु से संबंधित होता है ना। ये क्या होता है, ये आपका विषय वस्तु से संबंधित है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई विशेष विषय होते हैं जिनके माध्यम से बालक जो है अपने पाठ्यक्रम का जो भी होता है उसका क्या करता है, पूरा ज्ञान लेता। तो ये आपका प्रिंट मीडिया से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, SITE क्या है,
टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ए और बी दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। SITE क्या है? सभी बच्चे आंसर करें। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म, इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यानी कि उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, उपग्रह, हाँ, अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, मतलब इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है, उसकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का अगर हम प्रमुख कारण की बात करते हैं तो निष्पक्ष मूल्यांकन। हम बिना किसी उसके मूल्यांकन करते हैं कि नहीं करते? भाई आपको 4 विकल्प दिया है, जिसका विकल्प सही होगा उसको आंसर, उसको जो है नंबर मिलेगा, जिनका गलत होगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। उसमें रटाई से मतलब उपयोगिता का ये सब तो, लेकिन मुख्य कारण पूछा गया है ना, तो प्रमुख कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन उसका क्या है? प्रमुख कारण है। बाकी कारण तो सभी हैं, ऐसा नहीं है, रटाई से मुक्ति भी होता, पाठ्यक्रम भी व्यापित होता है, विद्यार्थी, लेकिन इसका प्रमुख कारण पूछा गया है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। गुड, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ। विचारों को अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हो सकती है, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से हो सकती है, निबंधात्मक प्रश्नों से हो सकती है, या फिर लघुत्रात्मक प्रश्नों से हो सकती है? बताइए, विचारों की अगर अच्छी अभिव्यक्ति करना है तो किस प्रकार के प्रश्नों से आपके जो विचार होते हैं उनकी अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है? बहुत बढ़िया। यस, अगर विचारों की अभिव्यक्ति करनी है तो उसके लिए आपका जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो निबंध वाले प्रश्न होते हैं, जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसमें ही तो आप अपना जो भी समझ में आता है, जितना भी होता है, आप लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति होती है उसके लिए बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका सी है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। और भाई सारे बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये आपके जो है लिए भी बहुत अच्छा है। और मुझे अभी सिर्फ ये देखना है कि कितनी आप सभी की तैयारी चल रही है और कितना अभी और आप सभी को पढ़ना है। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है। अगला बताइए, किसके मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया? मैरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, या फिर क्रेफ्टवॉल? बताएं जल्दी से। किसके मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गुड, बहुत बढ़िया। यस, यहां पे किसके? ब्लूम के। ब्लूम का जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसी को ही त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। तो इसका कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये हम लोग रीट का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। आप सभी बच्चों ने, अगर जिसने रीट का पेपर किया होगा उनको पता चल रहा होगा कि आपके प्रश्न किस तरह से आते हैं, और आप देखिए कैसे आप कितना प्रश्न सही करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं, छात्रों के निदान कर उसे दूर करने के लिए शिक्षण करते हैं, कुछ कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा पहले क्या होता है? पहले हम लोग बिल्कुल सही, राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। उपचारात्मक के पहले क्या किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण किया जाता है ना, निदानात्मक। और निदानात्मक में क्या होता है? कारण जाना जाता है। ठीक है, कारण जानना किस शिक्षण के अंतर्गत होगा? निदानात्मक। उसके बाद हम क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण में जब हमें आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं, जब वो हमें पता चल जाएगा,
तब हम उसको क्या करेंगे, निदान के माध्यम से उसको हम दूर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सही इसका सी जो है वो क्या है, वो राइट आंसर है। बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। अगला बताइएगा, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च कक्षाओं में। हाँ बहुत बढ़िया, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए उच्चारण सुधारने का जो कार्य किया जाना चाहिए वो प्रारंभिक कक्षाओं में। जब हम प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों का जो त्रुटियां होती है यदि हम उस पर विशेष ध्यान देंगे तो वो हमेशा के लिए उनका सुधर जाता है। लेकिन अगर हम प्रारंभिक स्तर पर ही उनके जो उनमें त्रुटियां हो रही हैं यदि हम उनको ध्यान नहीं देते हैं तो वो कभी नहीं सुधर सकता है उनका। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है गद्यांश है, लेकिन आप सभी याद रखिएगा जब भी आप गद्यांश को करिए तो सबसे पहले आप लोग जो है प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सभी जो है क्वेश्चन को करिएगा। इससे आप सभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। नहीं तो आप एक बार पैसेज को पढ़ेंगे फिर प्रश्न को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो एक बार मैं आपको सरसरी निगाह से प्रश्न को दिखा देती हूँ। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कुसुम शाम को घर गई इस वाक्य में कौन सा काल है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किन शब्दों में बहुवचन नहीं बनता है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है, कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके सिर्फ पैसेज कहने को ही दिया गया है, बाकी सारे प्रश्न आपके जो है वो ग्रामर से ही आए हुए हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न को, पैसेज को देखते हैं। देखिए दिया है, कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर आई। वह देर रात तक गीत गाती रही। उसे समय का पता ही ना था, आधी रात बीत गई। उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन ना लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंख नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली गई। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते थे। ठीक है ना, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा पैसेज दिया है। अब हम आप सभी से इसका जो है प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी से, अब इसमें अगर आपको ग्रामर नहीं पता होगा तो आप सभी इसका प्रश्न नहीं कर पाएंगे। आप सभी से पूछा है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। शाम स्त्रीलिंग नहीं है, रात स्त्रीलिंग नहीं है, कलेवा स्त्रीलिंग नहीं है, या फिर आंखें स्त्रीलिंग नहीं है। अब आप सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, देखिए शाम हुई ये भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, रात हुई स्त्रीलिंग, ता शब्द आता है तो आप सभी को पता है स्त्रीलिंग। खा शब्द जिस शब्द के अंत में आता है स्त्रीलिंग। लेकिन ये जो कलेवा होता है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और आप लोगों के दिमाग में एक बात भी आ रहा हो कि कलेवा का अर्थ क्या होता है। तो सुबह के जलपान के लिए कलेवा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, सुबह के जलपान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कलेवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुसुम शाम को घर आई इस वाक्य में काल कौन सा है, सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप सभी को मैंने एक चीज बताया है कि सामान्य भूतकाल जो होता है उससे हमें किसका बोध होता है, उससे हमें सामान्य क्रिया का बोध होता है, लेकिन वो कब पूर्ण हुई इस बात का हमें बोध नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आई, घर गई थी, अगर थी शब्द दिया होता तो शायद ये सामान्य नहीं होता। तो यहाँ पे, और सामान्य भूतकाल में था, थी, थे शब्द नहीं आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट है। मैंने पढ़ाया भी आप सभी को काल के बारे में सारी बातें कि क्या कैसे क्या है। अगला बताइएगा, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से कौन सा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनता है। घी का नहीं बनता है, गीत का नहीं बनता है, घर का नहीं बनता है, या फिर जो है सखी का नहीं बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
हाँ, यहाँ पे देखिए कारक चिन्हों के प्रयोग के बावजूद इनमें से जो शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनता है वो कौन सा है? घी का बहुवचन नहीं बनता है। जैसे आपका घी हो गया, आपका वर्षा हो गया, ठीक है, आपका दूध हो गया, आपका क्या हो गया? आपका सत्य हो गया। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका कौन सा? और बाकी जो है आपका गीत, घर, सखी, ये सारे शब्द बहुवचन में भी बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। डन, सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं ना? अगर कोई होगा बेटा तो तुरंत बताइएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया। अगला प्रश्न बताइएगा, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा का, छात्र का, साइकिल का या मामा का? लिंग किसका नहीं बदलता है? यस, यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे साइकिल का लिंग नहीं बदलता भाई। चाचा का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग चाची होगा। छात्र का अगर हम स्त्रीलिंग पूछेंगे तो छात्रा बताएंगे, ठीक है। मामा का पूछेंगे तो मामी बताएंगे। लेकिन क्या साइकिल का साइकिल ही थोड़ी ना कहेंगे? तो यही एक है जिसका लिंग नहीं बदलता, बाकी सभी का लिंग बदलता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है? दर्शन, मन, पराठा या फिर सितार? बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? यस, यस, कौन सा? दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है ना। दर्शन हो गया, आशु हो गया, ठीक है, प्राण हो गए, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया। इन सारे शब्दों का प्रयोग सदा किस में होता है? बहुवचन में किया जाता है। मतलब इसका कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, एकदम दिल खुश कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य कैसा है? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या फिर विस्मयवाचक है? ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, यस। जब भी हमें क्या होता है, हमें कोई भी शब्द दे दिया जाए और उससे किसका बोध हो? उससे हमें आशीर्वाद का बोध हो, ठीक है, उससे हमें शुभकामना का बोध हो, उससे हमें किसका बोध हो? आशा का बोध हो। ऐसा अगर हमें कोई भी ऐसा शब्द मिलता है तो हमारे ऑप्शन में एक शब्द होता है इच्छावाचक, ठीक है। हमें उस पर तुरंत टिक करना है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम आशीर्वाद, शुभकामना की बात कर रहे हैं। तो इसका सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है ना। डन, गुड, बहुत बढ़िया। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार कौन कर रहा है? छोटा भाई कर रहा है, धार्मिक पुस्तकें अधिक कर रहा है, मेरा भाई प्रशांत कर रहा है या पढ़ता है कर रहा है? बताइए सभी से। उद्देश्य और विधेय, विधेय का विस्तार पूछ रहे हैं। इस वाक्य में विधेय का विस्तार कौन सा शब्द कर रहा है? यहां पे देखिए, मेरा छोटा भाई प्रशांत क्या है? उद्देश्य है। हम इसी जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो प्रशांत है वो क्या है? उद्देश्य है। और हम उसके बारे में जो कुछ भी बातें कहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? वो अधिक पुस्तक पढ़ता है, ये विधेय है। लेकिन ये धार्मिक पुस्तकें जो अधिक है ये हमारा क्या कर रहा है? उसका विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला? बी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी ने किया है। और ये था आपका टेस्ट पेपर। आपके जो भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपको इसका जो पीडीएफ होगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आप सभी को वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप मुझे जो है इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम हंट, जहां पे आपके क्विज वगैरह जो भी चीजें हैं होते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज में आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। आज का ये जो टेस्ट पेपर हुआ था उसमें आपने कितने प्रश्न सही किए थे? मैंने लगभग आपके 25 प्रश्न जो है करवाए हैं। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ेंगे। आपके जो भी एग्जाम है, यूपी टेट, सुपर टेट, सबकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी।
और जल्दी ही आपको कंप्लीट बैच भी मिलेगा, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के आपको टीचर भी मिलेंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस डेली होगी यहाँ पे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कहीं पे डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय बाय।